नमस्कार बच्चों। आज का पाठ है पतंग। पतंग कविता आलोक धनवा जी ने लिखी है। कविता की व्याख्या से पहले उसका केंद्रीय भाव जान लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के माध्यम से कवि पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों को बता रहे हैं और क्या बताते हैं कि बच्चे किस तरह इधर उधर भागते हैं और उनकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं। उन बाल क्रियाकलापों और प्रकृति में आए परिवर्तन को बता रहे हैं। शरद ऋतु अब आ गई है और उससे पहले वर्षा ऋतु थी, तो यह ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं और प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है उसे अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग जो कि बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, एक ऐसा सपना जिसे वे ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। जितना ऊंचा वे उन सपनों को उठा सकें उतना ऊंचा उठाना चाहते हैं, जितना वे उन पतंगों को उड़ाना चाहते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगे ऊंचाइयों की वे हदें हैं, वे सीमाएं हैं जहां बच्चों का मन जाना चाहता है। जिन सीमाओं तक पहुंचना चाहता है, ना केवल उन्हें छूना चाहता है बल्कि उनके पार जाना चाहता है और आगे जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का डर है, तो दूसरी ओर डर पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और ऐसा लगता है कि पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है और वे हर बार नई नई पतंगों को यानी अपनी नई नई आकांक्षाओं को, इच्छाओं को सबसे ऊंचा उठाने का हौसला लिए, हिम्मत लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अर्थात जब भी उनके जीवन में इस प्रकार का वक्त आता है, संघर्षमय स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो वे उससे निकलकर आ जाते हैं और दोगुने उत्साह के साथ, साहस के साथ फिर नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा करते हैं। आइए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कवि आलोक धनवा जी अपनी रचना पतंग का आरंभ करते हुए कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, इसके अनुसार ही ऋतुओं का बारी बारी से आगमन होता है। इसी क्रम से भादों का महीना बरसात का होता है। अधिकतर आकाश में बादल छाए रहते हैं। बादलों के कारण दिन में अंधेरा छाया रहता है, रोशनी कभी कभी दिखाई पड़ती है। इस मास में तेज बौछारें पड़ती हैं। तेज बौछारों और भादों की विदाई साथ साथ होती है। भादों की रातें अंधेरी होती हैं। भादों के जाते ही उजियाली फैल जाती है। अब अंधेरी रातें समाप्त हो गई हैं, शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु के आते ही धूप के कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर गई है। हवाओं में
मनोरम महक फैल जाती है। उत्साह एवं उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहते हैं कि अब रात बीत गई है और सवेरा हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। इस सवेरे की तुलना खरगोश की आंखों से की गई है। सवेरे में सूर्य की लालिमा दिखाई देती है। यह लालिमा और चमक से युक्त सुबह खरगोश की आंखों जैसी लाल दिखाई पड़ती है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ पर कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि कवि ने शरद को एक नटखट बच्चे के समान माना है। वर्षा ऋतु के जाते ही शरद ऋतु आ पहुंची। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह शरद रूपी बालक पिछली शरद और इस शरद के बीच में जो मौसम आए हैं, इन सभी को पार करते हुए फिर से आ गया है। या यूं कहिए कि अपनी यात्रा के दौरान समय एवं रुकावटों के बहुत से पुलों को पार करने के बाद शरद रूपी बालक आ गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते जोर जोर से। चमकीली साइकिल क्या है? जब सुबह होती है उसके बाद सूरज थोड़ा और ऊपर आकाश में आ जाता है, उठ जाता है, तब वह सफ़ेद दिखाई देने लगता है और उसकी जो रोशनी होती है वह सब और फैल जाती है। तब वह चमकीली दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि यह शरद कोई बच्चा है जो अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए आ रहा है और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजा रहा है, जिससे वह सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर सके। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूरज की चमकीली किरणें सब ओर फैल रही हैं और उजाला फैल रहा है। इस रोशनी के इशारे से संकेत देकर वह बालक पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को इशारा करके बुला रहा है कि देखो, मौसम सुहाना हो गया है और अब यह समय पतंग उड़ाने के लिए उपयुक्त है। और क्या क्या परिवर्तन हुए अब इन पंक्तियों में देखेंगे। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। कवि कह रहे हैं कि शरद बालक चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को बुलाता है और शरद ने इन बच्चों की सहूलियत के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है जिससे ये पतंग को आसानी से उड़ा सके। तो बालक शरद ने, जो शरद ऋतु है उसमें आकाश साफ हो जाता है। वर्षा ऋतु के बाद सब कुछ धुला धुला सा लगता है। मौसम बहुत ही सुहाना प्रतीत होता है। हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है। तो वे कह रहे हैं कि आकाश मुलायम स्निग्ध प्रतीत होता है और ऐसे में आकाश में पतंग खूब ऊंची उड़ सकती है। तो आकाश को बालक शरद ने मुलायम बना दिया है। अब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितली की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहता है कि पतंग दुनिया की सबसे पतले कागज से बनी होती है और बांस की पतली कमानी भी लगी होती है। ये सब चीज़ें मिलकर पतंग का निर्माण करती हैं। शरद का सवेरा इन सब को उड़ने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है और यहाँ सबसे हल्का और रंगीन, सबसे पतला कागज की तरह क्या है? बच्चों का मन, जो ऊंचे से ऊंचा उड़ना चाहता है।
अपनी रंगीन और हल्की फुल्की कल्पनाओं के सहारे। बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है और कल्पनाओं के पंख लगाकर वह ऊंची उड़ान भरना चाहता है। और बालक शरद भी यही चाहता है कि शुरू हो सके तितलियों की नाजुक दुनिया, कि जब बच्चे पतंग उड़ाएंगे तो वे आनंद से, खुशी से, उत्साह से, नए जोश के साथ यहाँ वहाँ भागते हुए, किलकारियाँ मारते हुए दिखाई देंगे। खुशी से सीटियाँ बजाएंगे। पतंगों से भरा आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की चलती फिरती कोमल सृष्टि हो। सामान्य अर्थ में तितलियाँ पतंग हैं, रंग बिरंगी, परंतु विशेष अर्थ में ये बच्चे हैं जो तितलियों की भांति चंचल हैं और इनकी दुनिया नाजुक सी दुनिया है।